हेलो नमस्कार दोस्तों। अपना सीईटी का रिजल्ट आ चुका है, आप सबको पता है। और सीईटी के रिजल्ट के बाद अब जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट तैयार हो जाएं। सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन कर रहे हैं। अपन लगभग 3 नियम प्रतिदिन के हिसाब से क्लास ले रहे हैं। तो जैसे ही अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट करेंगे तो जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस का अपन एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाना प्रारंभ करेंगे आपको निःशुल्क। अब ये समय के आधार पर और टाइम टेबल जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा तय किया जाएगा और सिलेबस जिस हिसाब से आएगा तो उस हिसाब से अपन एक और नया सब्जेक्ट प्रारंभ करेंगे। क्लास से अपनी निःशुल्क होंगी। सभी दोस्त अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होगा उसके बाद अपन राजस्थान के दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करवाएंगे। और अपनी यूट्यूब पर जो भी क्लासें होंगी वो सब क्लासें निःशुल्क होंगी। तो अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम कर रहे थे। और दोस्तों अपन ने सामान्य वित्तीय लेखा नियम उठाने का कारण सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि सामान्य वित्तीय लेखा नियम मुझे ऐसा अनुभव हुआ और मुझे ऐसा लग रहा है कि सामान्य वित्तीय लेखा नियम चाहे सिलेबस में अधीनस्थ बोर्ड, क्योंकि पहले आरपीएससी एग्ज़ाम संपादित करवाता था, अब ये एग्ज़ाम अधीनस्थ बोर्ड संपादित करवाता है। तो जब अधीनस्थ बोर्ड इस एग्ज़ाम को संपादित करवाए तो आरपीएससी के द्वारा पहले सामान्य वित्तीय लेखा नियम सिलेबस के अंदर थे। और लेखाकार का ये पद है, कनिष्ठ लेखाकार का पद है और लेखांकन से संबंधित नियम शामिल नहीं होंगे तो वो सिलेबस से बेगानी होगा। तो इसलिए दोस्तों ये सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपने सिलेबस में बने रहेंगे। दोस्तों ये छोटे छोटे नियम हैं, इनको समझ लिया जिस व्यक्ति ने तो उसके बाद उसको मेरे हिसाब से आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शंस भी आपकी पूरी मदद करेंगे इनमें। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अंतर्गत कोई ज़्यादा घुमाने वाली बातें नहीं है। और जैसे ही अपना सामान्य वित्तीय लेखा नियम का क्लासें कंप्लीट होंगी अपन पीछे के तीनों पेपर सोल्व करेंगे। तो आप साथ साथ है ना एक एक क्लास को देखते हुए चलिए, नोट डाउन करते हुए चलिए, अपने नोट्स बनाते हुए चलिए खुद का पॉइंट टू पॉइंट। और उसके बाद में अपन दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, तीनों क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे। आप पाएंगे मैं क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन सारा सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको पता लगे कि किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं और जो अपन ने मैटर पढ़ रहे हैं उस मैटर में से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अपन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये अनुभव होगा और आपके लिए एक अच्छा सुखद अनुभव लेके आएंगे। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के जब क्वेश्चन लेके आएंगे 13 और 16 दो एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं। लेकिन अगर 11 का क्वेश्चन पेपर भी कहीं से अरेंज होगा तो मैं कोशिश करूंगा। तो अपने पास अगर दो क्वेश्चन पेपर अपन सोल्व करेंगे तो 50 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन। और अगर अपन 3 क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तो 75 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। और अपन एक पेपर एक क्लास में करेंगे तो अपन 2 क्लास के अंतर्गत पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों अब अपने को सामान्य वित्तीय लेखा नियम का नियम संख्या 7-9 से देखेंगे एक एक करके। पहले समझिएगा, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद नोट डाउन करना, अपने नोट्स बनाना और फिर उसको पे आप पढ़ना। तो आपको समझ में आएगा। और फिर भी समझ में नहीं आए तो क्लास को दोबारा देखिए। कोई नियम समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए गुरु। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, मेरे को कमेंट कीजिएगा। तो मैं आपको उस नियम से संबंधित जो आपको समझ में नहीं आया एक स्पेशल क्लास बना के आपको उपलब्ध करूँगा। तो दोस्तों हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन पढ़ रहे हैं। और सामान्य वित्तीय लेखा नियम में नियम संख्या 73 तक अपने कंप्लीट कर लिया था। अब अपन
7-9 पढ़ेंगे। नियम संख्या 7-9 किसके संबंध में है? दोस्तों अपन ने नियम संख्या 74 जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि बिल प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पढ़ी थी। बिल प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पढ़ी थी और अपन ने नियम संख्या 74 में बिल प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पढ़ी थी और नियम संख्या 73 में अपन ने पढ़ा था कि बिल प्रस्तुत कौन करेगा। तो बिल प्रस्तुत कौन करता है? डीडीओ तैयार करता है बिल को। अपन ने यहाँ पढ़ लिया था आरण वितरण अधिकारी। तो बिल तैयार करते समय उसमें क्या क्या पॉइंट शामिल किए जाएंगे और बिल का प्रारूप क्या होगा, उस संबंध में अपना नियम संख्या 7-9 है। तो दोस्तों बिल का प्रारूप बिल का प्रारूप व बिल तैयार करना, ये अपना नियम संख्या 7-9 का हेडिंग हो गया। कोषागार में प्रस्तुत बिल में क्या क्या विवरण देने होंगे? तो बिल में जो विवरण देने आवश्यक हैं वो निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कोषागार में प्रस्तुत बिल में निम्न पॉइंट शामिल होने चाहिए। तो वो अपन पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। नंबर 1, दावे की प्रकृति का वर्णन होने चाहिए। बिल में दावे की प्रकृति का वर्णन होना चाहिए। दूसरा, दावे की राशि। तीसरा, दावे की अवधि। ये किस मामले में? ये आवर्ती भुगतान के मामले में। तो दोस्तों अब अपन ने ये जो 6 पॉइंट शॉर्ट रूप में नोट किए हैं, इन सब के 6 पॉइंट को समझिएगा। सबसे पहले तो अपने दोस्तों बिल तैयार कौन करता है ये अपन पहले समझ चुके हैं और अपन ने देख चुके हैं। बिल तैयार कौन करता है? डीडीओ करेगा, आरण वितरण अधिकारी करेगा। जब आरण वितरण अधिकारी बिल तैयार करके, आरण वितरण अधिकारी संबंधित विभाग का जिस किसी भी विभाग का बिल है उस विभाग का आरण वितरण अधिकारी बिल तैयार करेगा। फिर बिल कहाँ भेजा जाएगा? कोषागार में भेजा जाएगा। अपन ने ये प्रक्रिया पहले समझी थी। कोषागार में जो बिल प्रस्तुत किया जाएगा उस बिल में क्या क्या पॉइंट्स शामिल होने चाहिए, उनका प्रारूप का अपन वर्णन कर रहे हैं। तो दावे की प्रकृति का वर्णन भी होना चाहिए कि बिल सैलरी किसी की कर्मचारी की सैलरियों से संबंधित है या बिल किसी
निर्माण कार्य के भुगतान के संबंध में है, या बिल कोई टेंडर प्रक्रिया के संबंध में है, या कोई जुर्माने व हर्जाने के संबंध में है, या फिर बिल कोई किसी संपत्ति के क्रय करने के संबंध में है। तो दावे की प्रकृति का वर्णन, बिल किस प्रकृति का है, वो बिल के ऊपर फॉर्म जो भरा जाता है, बिल का प्रारूप होता है, उसमें भरा हुआ होना चाहिए। दावे की राशि कितने रुपए का बिल है, यह स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। दावे की अवधि, अवधि कब, जब आवर्ती भुगतान, अपने आवर्ती व्यय के संबंध में पढ़ा था, तो जिन जो निश्चित समय के बाद बार बार भुगतान करना हो तो आवर्ती भुगतान कहलाता है। आवर्ती भुगतान की अवधि, दावे की अवधि, जब आवर्ती भुगतान करना है तो उसकी दावे की अवधि की कितने दिन तक आवर्ती भुगतान करना है, तो इस संबंध में उसका वर्णन होना चाहिए। प्रभावी प्रभारी की स्वीकृति, तो दोस्तों जब बिल बिल तैयार डीडीओ करता है, हरण वितरण अधिकारी करता है, लेकिन जब बिल तैयार करता है भुगतान का, उससे पहले संबंधित विभाग का प्रभारी जो अधिकारी होता है वो उस बिल को स्वीकृत करता है, उस व्यय को करने के लिए, उस खर्चे को करने के लिए स्वीकृति देता है, तो उसकी स्वीकृति का आदेश का वर्णन भी बिल में होना चाहिए। कोई कटौती की गई है बिल में पैसों में, तो उसकी भी अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने उस बिल में कटौती की है तो उस व्यक्ति को प्राधिकार प्राप्त है या नहीं है, अधिकार प्राप्त है, तो उसकी अथॉरिटी का वर्णन करना होगा। बिल पर पूर्ण लेखा विवरण, बिल पर पूरा लेखा जोखा लिखा होना चाहिए कि इस हिसाब से व्यय किया गया है। पूरा लेखा विवरण होना चाहिए बिल पर। अपन ने 6 पॉइंट से देखा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 6 के 6 पॉइंट समझ में आए होंगे। अपन अब अगले पॉइंट देखेंगे। बिलों में केवल मुद्रित प्रपत्र, बिलों में केवल मुद्रित प्रपत्र, चाहे वो फोटो स्टेट हो, प्रिंटेड हो, या फिर टाइप किया हुआ कॉपी हो, ही मान्य। 7 पॉइंट अपन ने नोट डाउन किया। तो दोस्तों एक एक पॉइंट को अपन समझते चले हैं। बिलों में केवल मुद्रित पत्र पर प्रपत्र, चाहे फोटो स्टेट हो चाहे प्रिंटेड हो। और दोस्तों बिल जब तैयार करते हैं तो बिलों में हाथ से लिखा हुआ बिल काम नहीं करता है। बिल केवल प्रिंटेड होना चाहिए या बिल फोटोकॉपी कराया हुआ होना चाहिए, यानी कि प्रिंटेड अक्षरों का ही बिल मान्य होगा। और बिल पर टाइप किया हुआ भी चलेगा, प्रिंटेड चलेगा, फोटो स्टेट किया हुआ बिल चलेगा, और उसको फिर फॉर्मेट को भरना होता है। तो दोस्तों अब पूरा फॉर्मेट हाथ से तैयार किया हुआ नहीं चलेगा। बिल का मुख्य प्रारूप होता है, वो फोटो स्टेट किया हुआ हो, प्रिंटेड हो या टाइप किया हुआ हो, वो चलेगा। लेकिन आज से पूरा बिल का फॉर्मेट बनाए ये नहीं चलेगा। आप बाद में जब फॉर्मेट में कुछ पूर्तियाँ करनी होती हैं वो अपन पेन से कर सकते हैं। तो नियम संख्या 7(9) का 7 नंबर पॉइंट अपन ने देखा। अब पॉइंट नंबर 8 देखेंगे, सप्लायरों के बिल। अब वो दोस्तों पॉइंट नंबर 8 क्या है, सप्लायरों के बिल 2 कॉपी में बनेंगे।
तो दोस्तों सप्लायर जो होते हैं, जो सामग्री सप्लाई करते हैं सरकारी विभागों और सरकारी डिपार्टमेंट्स में, उन सप्लायरों के बिल कितनी कॉपी में बनाए जाएंगे, तो आपको याद रखना है सप्लायरों के बिल हमेशा 2 कॉपियों में बनेंगे। अब अपन पॉइंट नंबर 9 देखेंगे। इसके अलावा चिकित्सा चिकित्सा व्यय बिल, यात्रा भत्ता बिल, तो दोस्तों चिकित्सा व्यय बिल, चिकित्सा व्यय से संबंधित बिल, दूसरा यात्रा भत्ता बिल, ये भी 2 प्रतियों में ही तैयार किए जाएंगे। और अब अपना पॉइंट नंबर 10 है। राशि शब्दों में और अंकों में दोनों में राशि का वर्णन आवश्यक है दोस्तों, ताकि कोई राशि को बदल नहीं सके। अपन ने चेक का वर्णन कर रहे थे, जब अपन चेक के बारे में पढ़ रहे थे नियम संख्या 74 में 74 में, तो अपन ने वहाँ पे भी ये पॉइंट पढ़ा था। राशि शब्दों और अंकों में लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि कोई राशि में कोई परिवर्तन ना कर सके, लिखी हुई राशि के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। और दोस्तों 9 10 पॉइंट हो गए। अब अपन पॉइंट संख्या 11 देखेंगे। ओवर राइटिंग, कटिंग हो तो अगर बिल के अंतर्गत ओवर राइटिंग यानी कि लिखे हुए अक्षरों के ऊपर कुछ लिखा गया हो, कटिंग किसी अक्षर को काट के लिखा गया हो, तो डीडीओ का क्या दायित्व होगा? क्योंकि बिल डीडीओ तैयार करता है तो दायित्व भी डीडीओ का ही होगा। डीडीओ द्वारा काटकर, डीडीओ के द्वारा काट कर क्या किया जाएगा? स्याही, स्याही से पुनः लिखा जाएगा। स्याही से काटकर पुनः लिखा जाएगा। दोस्तों अपन ने नियम पॉइंट संख्या 11 क्या कहा? लिखा है कि अगर मान लो कोई बिल के अंदर कोई गलती हो जाती है, तो उसको काट करके डीडीओ स्याही से लिखेगा, और लिखने के बाद उसी स्थान पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। उसी स्थान पर काट करके उस चीज़ को सही करके और वहीं पे इस हस्ताक्षर करेगा डीडीओ। ये डीडीओ की जिम्मेवारी होगी। अब अपन अगले पॉइंट से देखेंगे बिल के अंदर क्या क्या वर्णन किया जाना चाहिए। अपन नियम संख्या 7 9 पढ़ रहे थे। एक बजट मद,
एक बजट मद का एक ही बिल बनेगा। एक बजट मद के लिए दोस्तों केवल एक बिल तैयार किया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों के भत्ते के मामले में कर्मचारियों के भत्ते के मामले में क्या हो सकता है, एक से अधिक बिल। तो दोस्तों अपवाद के रूप में मानिएगा इस पॉइंट को, एक मद के लिए एक बिल तैयार किया जाएगा, लेकिन अगर कर्मचारियों के भत्ते के मामले में बिल है, पॉइंट संख्या 13 का नोट मान लीजिएगा इसको, अगर भत्ते के मामले में बिल है तो एक से अधिक बिल तैयार किए जा सकते हैं। अब पॉइंट संख्या 13 देखेंगे दोस्तों, यदि बिल का भुगतान एक से अधिक व्यक्तियों को करना, एक से अधिक कर्मचारियों को बिल भुगतान एक से अधिक व्यक्तियों को करने के लिए क्या करेंगे, बिल के साथ वाउचर और निस्तारण प्राप्तियों की रसीद, वाउचर निस्तारण प्राप्तियों की रसीद। तो दोस्तों बिल के साथ वाउचर निस्तारण और प्राप्तियों की रसीद किस मामले में होगी, बिल भुगतान एक से अधिक व्यक्तियों को बिलों का भुगतान करना हो तो इस मामले में ऐसा किया जाएगा। अब नियम संख्या 79 का पॉइंट संख्या 14, फेसिमल सिग्नेचर कौन से सिग्नेचर होते हैं दोस्तों, फेसिमल सिग्नेचर एक तरह से आप समझिएगा कॉपी कॉपी होता है, तो कॉपी किया हुआ सिग्नेचर मान्य नहीं होगा, सिग्नेचर हाथ से किए हुए होने चाहिए। दोस्तों जिस प्रकार से अपन प्रिंटेड में कॉपी करवा लेते हैं कोई सिग्नेचर को, तो ऐसे कॉपी किया हुआ सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। तो फेसिमेन सिग्नेचर किसी किसी भी वाउचर पर मान्य नहीं, किसी भी वाम वाउचर पर फेसिमेन सिग्नेचर मान्य नहीं होगा, तो ये अपन ने पढ़ा है। अब लेकिन कुछ विभाग हैं जिनमें डुप्लीकेट सिग्नेचर मान्य होते हैं, वो विभाग है जल्दाय। अब दोस्तों ये नोट डाल के करेंगे ये पॉइंट अगला अपन, 1 मिनट रुकिएगा। जल विभाग, विद्युत विभाग दोस्तों, जल का बिल आता है अपना बिजली का, तो उस पर सिग्नेचर होते हैं, और वे विभाग अधिकारी के जो सिग्नेचर होते हैं वो दोस्तों कॉपी होते हैं, वो सभी बिलों पे छपे हुए होते हैं, पहले से बिल प्रिंट करते हैं तो वो सिग्नेचर साथ में छपे हुए आते हैं। तो कॉपी वाला सिग्नेचर कहाँ पे चलता है, जलदाय विभाग में, विद्युत विभाग में। और मान्य होगा
जलदाय और विद्युत विभाग में फेसिमेन सिग्नेचर मान्य होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बिल प्रिंट होते हैं तो सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है। तो उसमें एक कॉपी के रूप में सभी बिलों पर ऑटोमेटिकली सिग्नेचर प्रिंट होके आता रहता है। तो दोस्तों अपन ने बिल के संबंध में बातें पढ़ी। बिल के अंदर किन किन बातों का वर्णन होना चाहिए, यानी कि बिल का प्रारूप क्या होगा, फॉर्मेट पढ़ा नियम संख्या 7-9 में। तो सबसे पहले तो आपको सिर्फ इतना पॉइंट याद होना चाहिए आज के दिन तो, कि नियम संख्या 7-9 किससे संबंधित है। नियम संख्या 7-9 बिल तैयार करने या बिल का फॉर्मेट दे रखा है, इसमें प्रारूप दे रखा है कि किन किन बातों का इसमें वर्णन किया जाना आवश्यक है। अब अपन देखेंगे दोस्तों नियम संख्या अगला 80। नियम संख्या 80 देखेंगे। नियम संख्या 80 क्या कहता है। संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों इसके संबंध में नियम संख्या 80 है। तो दोस्तों अपन सबसे पहले डीडीओ जो आहरण वितरण अधिकारी होता है, तो संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान कब किया जा सकता है, जब डीडीओ क्या करे, जब डीडीओ संदेश वाहक संदेश वाहक के पक्ष में प्राधिकार पत्र संदेश वाहक के पक्ष में प्राधिकार पत्र अगर जारी कर दिया जाए डीडीओ के द्वारा, तो संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। अब दोस्तों ये अपन ने चेक के बारे में जो अपन ने बातें पढ़ी है, तो जो चेक होगा, जो दोस्तों चेक जारी किया जाता है ना, चेक जारी कौन करता है, ये चेक जो अपन जिस चेक की बात कर रहे हैं, ये चेक जारी करता है कोषागार। ये बैंक चेक नहीं है। अपन जिस चेक की बात करते आ रहे हैं सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में, वो चेक कोषागार के द्वारा जारी किए जाते हैं। और ये कोषागार वाले चेक जब बैंक में प्रस्तुत होते हैं तो क्या होता है, भुगतान होता है। ठीक है दोस्तों। तो अब ये क्या कह रहा है, यदि चेक के बदले, ये जो चेक है के बदले क्या करवाना है, कोई डीडी बनवानी है, पेमेंट डीडी के माध्यम से करना है। तो दोस्तों अपन ने एक देखो अभी एक प्रक्रिया पढ़ी थी अपने, वापस से समझिएगा। डीडीओ जो होता है वो क्या करता है, बिल तैयार करता है। कहाँ भेजता है, कोषागार में। कोषागार में जो अधिकारी होता है वो बिल क्या करेगा, पास करेगा। बिल पास होने के बाद क्या करेगा, चेक जारी करेगा। वो चेक यहाँ से कौन ले जाएगा, डीडीओ के पास जाएगा। डीडीओ उस चेक के माध्यम से क्या करेगा, पैसे प्राप्त करेगा। चेक के माध्यम से पैसे क्या करेगा, कहाँ से, बैंक से। और फिर क्या करेगा, डीडीओ संबंधित व्यक्ति को भुगतान करेगा। ये प्रक्रिया है। लेकिन मान लो बैंक से चेक से पैसे प्राप्त कर रहा है डीडीओ और फिर भुगतान करेगा, लेकिन मान लो बात हुई थी कि डीडी के रूप में पैसे लेंगे हम, तो डिमांड ड्राफ्ट बना के पैसे लेंगे। ऐसा जब किसी संबंधित फर्म को टेंडर दिया गया था तो ऐसा निर्धारण हुआ था कि डीडी के माध्यम से भुगतान होगा। तो जब ये डीडीओ है, डीडीओ क्या करेगा, चेक जब ये प्राप्त करेगा कोषागार से, तो जब ये चेक बैंक में प्रस्तुत करेगा तो उस समय ये क्या करेगा, इस चेक के साथ में डीडी या बैंक वाला चेक
क्योंकि दोस्तों अगली पार्टी से जब बात हुई थी इस प्रारंभ में कि डीडी या बैंकर्स चेक के माध्यम से हम भुगतान लेंगे, तो ये वाला चेक तो चलेगा नहीं, तो ये वाला चेक तो केवल डीडी यो जब बैंक में प्रस्तुत करता है तो उसको पैसे मिलते हैं। तो डीडीओ क्या करेगा, ये चेक जब बैंक में प्रस्तुत करेगा इसके साथ में बैंक की स्लिप भरकर देगा बैंक को। बैंक को क्या देगा, स्लिप भर के देगा, किसके साथ में, ये वाला जो चेक है इसके साथ में, इस चेक के साथ में क्या करके देगा, स्लिप भर के देगा। फिर बैंक क्या करेगा, इस चेक के बदले में जो डीडीओ को बैंक को भुगतान करना था, पैसे देने थे, उसके बदले में वो क्या कर देगा, चेक जारी कर देगा। बैंक खुद वाला चेक जारी कर देगा जो अगले व्यक्ति को भुगतान किया जा सके, या फिर डीडी की मांग की है तो डीडी बना के दे देगा, डिमांड ड्राफ्ट दे देगा, जिससे अगले को डीडीओ के द्वारा फिर वो चेक या डीडी संबंधित व्यक्ति जिसको भुगतान करना है उसको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये अपन ने नियम संख्या 80 समझा आपने। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ये नियम। अब अपन आज की क्लास में 2 ही नियम देखेंगे। वैसे एक और नियम है इसी से संबंधित था, वो भी साथ में ही देखना चाहिए था, लेकिन अब क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और समय का अभाव है दोस्तों। तो अपन ने जो आज पढ़ा उसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टाइम हो गया 8 बज गए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक एक पेज में आपके लिए ओपन कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नियम संख्या 7-9 का स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे नोट्स बनाते हुए चलें दोस्तों, आपके काम आएंगे। 2 नंबर पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, 3 नंबर पेज का स्क्रीनशॉट लिए, 4 नंबर पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और 5 नंबर पेज का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और दोस्तों 6 नंबर पेज का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और दोस्तों 7 नंबर पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो अपने नियम तो 2 ही पढ़े हैं, लेकिन मैंने आपको स्क्रीनशॉट 3 नियमों के लिखवा दिए। चलो कोई बात नहीं, आपको कल अगली क्लास में स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पहचान पत्र पर भुगतान, ये नियम जो पहचान पत्र पर भुगतान अपना रह रहा है दोस्तों, ये अब अपन अगली क्लास में देखेंगे। देखना तो इसी के साथ था, लेकिन क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है दोस्तों। अपन इसी तरीके से सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट करेंगे, आपको समझ में आएगा ऐसी उम्मीद करता हूँ एक एक नियम। और दोस्तों आपको पुनः एक बार विश्वास दिलाता हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए सामान्य वित्तीय लेखा नियम का अपन जो नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों मैं 100% क्वेश्चन अपने पढ़ाए हुए में से आने की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है दोस्तों, और सिलेबस की भी कोई संबंधित जो सिलेबस के अपन केवल उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आउट हो जाएं, लेकिन इससे अधिक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन से अधिक अपने बाहर नहीं जाएंगे। ये इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर पिछले पैटर्न के आधार पर एग्जाम होती है और 25 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो 25 क्वेश्चन में से आप मान के चलिएगा 22 से 23 क्वेश्चन आपके नोट्स में से मिलेंगे यूँ के यूँ। दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों जुड़े रहने के लिए। दोस्तों सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। लाइफलाइन क्लासेज आपके लिए सेवा में उपस्थित है, तो दोस्तों आपका भी थोड़ा दायित्व बनता है कि आप भी अपने अच्छे दोस्तों के पास पहुंचाने का प्रयास करें, जो जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जिनका ठीक स्कोर बन रहा है और जो तैयारी करना चाहते हैं। धन्यवाद।